नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 23। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा हिंदी का पोर्शन। देखिए, जो आगामी परसों की परीक्षा है हमारा 26 नवंबर की, तो उसमें लगभग 100 नंबरों की हिंदी पूछी जानी है। तो उस दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है ही, और आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग 20 नंबर की हिंदी हमेशा पूछी जाती है। तो हिंदी का पोर्शन बहुत ही हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ से आप 20 में से 19 या 20 नंबर भी कन्फर्म कर सकते हो अपने। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है आज की वीडियो का, वह है आनंद मठ में कौन सा समास है। देखिए, यूके ट्रिपल एससी द्वारा तो समास का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर यूकेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसमें हमेशा से 1 या 2 नंबर का हमारा समास जरूर बनता है। तो आनंद मठ में कौन सा समास है, तो समास की पूरी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो आनंद मठ में जो समास होगा, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा आनंद में मठ। ठीक है, तो आनंद में मठ, तो इसमें कौन सा हमारा चिन्ह मिल रहा है, कारक चिन्ह मिल रहा है। ठीक है, और मैंने बता रखा है कि वह समास जिसको तोड़ने पर या जिसका समास विग्रह करने पर उसमें से हमारे कारक चिन्ह निकलते हैं, तो उसको कहते हैं हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है उन्माद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करना है हमने। सबसे पहले अगर किसी चीज़ की संधि जाननी है तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तो वहाँ से फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है कि वह कौन सी संधि है। जैसे उन्माद है, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत धन माद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले पद का अंत किसमें हुआ है, व्यंजन में, और दूसरे पद का आरंभ भी किसमें हुआ है, व्यंजन में। ठीक है, तो जहाँ पे पहले पद का अंत व्यंजन में हो और दूसरे पद का जो आरंभ है वह व्यंजन या स्वर में से किसी एक में हो, तो उसको कहते हैं हम व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले पद का अंत व्यंजन में हुआ है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसमें जैसे तो है, तो के बाद उसी का हमारा जो म आने पर ये जो तो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अपने पंचमाक्षर में। ठीक है, और तो वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है हमारा, नौ होता है। तो यह तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, नौ में, और ये क्या हो जाएगा हमारा उन्माद। ठीक, तो उन्माद में जो संधि है वह कौन सी है, व्यंजन संधि। फिर है अगला सवाल, जिसे क्षमा ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, या हमने वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जिसे क्षमा ना किया जा सके वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है अक्षम्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ऐसे ही जो क्षम्य है, इसके लिए जो वाक्य होता है वह होता है हमारा जो क्षमा पाने योग्य है। ठीक है, जो क्षमा पाने योग्य है को क्या कहते हैं हम, क्षम्य कहते हैं, जो क्षमा पाने योग्य है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। हमने इसमें रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो वाक्य क्या है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, जो वाक्य की सीरीज है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो मैंने बता रखा है कि जैसे 2 शब्द जहाँ पे जो वाक्य पूर्ण हो, ठीक है, और उसको कोई एक शब्द जोड़ने का कार्य करे, तो उसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त वाक्य। देखिए, मजदूर मेहनत करता है, ये क्या है, एक वाक्य है। उसके लाभ से वंचित रहना, ये क्या है, हमारा दूसरा वाक्य है, एक वाक्य, और यहाँ पे एक वाक्य पूर्ण हो गया और ये दूसरा वाक्य पूर्ण हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाने का कौन कार्य कर रहा है, हमारा किंतु।
ठीक है, जहां पे भी ऐसे शब्द आए किंतु, परंतु, इसलिए, और, ठीक है, तो जहां पे भी ये शब्द आते हैं वह कौन से होते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसमें भी हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है ऋजु का विलोम क्या होगा, तो जो ऋजु है उसका विलोम होता है वक्र। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। ऐसे ही जैसे मृदु है, इसका विलोम होता है हमारा कठोर। ठीक है, वज्र है, वज्र का जो विलोम होता है वह होता है कुसुम। इन चीज़ों को आप लोग नोट कीजिएगा, कुसुम। ठीक है, झंझा का जो विलोम है वह होता है हमारा तूफान। ठीक, ये क्या है हमारा अन्य विलोम शब्द है। और ऋजु का कौन सा हो जाएगा, वक्र, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, पांचवे का सही होगा। फिर है अगला सवाल, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। देखिए ये संज्ञा के प्रकार हैं, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द है जिसका जो निर्माण है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। यहाँ पे जो ऐश्वर्य शब्द है इसका निर्माण हुआ है हमारा किससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना है। ठीक है, निर्माण के समय ये कैसा था हमारा व्यक्तिवाचक, और बाद में इसको परिवर्तित करके क्या बना दिया है, भाववाचक। जो व्यक्तिवाचक का शब्द है इसका वह क्या है, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर से इसको परिवर्तित करके क्या बना दिया गया है, ऐश्वर्य। ठीक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान का जो बोध कराता है उसको क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे ईश्वर है, ये क्या हमारा किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर प्राणी को या किसी एक चीज को दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर ऐसे ही हमारा देखिए ऐश्वर्य है, अब ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा जो क्या करे, मन स्थिति का बोध कराए। ठीक है, या फिर किसी के गुण को दिखाए या उसके दोष को दिखाए, वह क्या कहलाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, तो ऐश्वर्य है, ये क्या है, हमारी मन स्थिति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर है अगला सवाल, बछिया का ताऊ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बछिया का ताऊ होता है हमारा मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या होती है वह होती है 28, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं वाक्य में कौन सा भूत है। तो यहाँ पे हमने भूत का प्रकार बताना है। देखिए जो काल होते हैं, काल हमारे कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं, 3 भागों में। एक होता है हमारा वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा भूतकाल, और तीसरा होता है हमारा भविष्य काल। ठीक है, अब ये तो है कालों के प्रकार। जो इसमें से भूतकाल है इसके भी, या वर्तमान काल है, इन सब के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। या हम बात करेंगे भूतकाल की, तो भूतकाल के भी कितने प्रकार होते हैं, हमारा 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 6। अब कौन कौन से होते हैं, वह होते हैं हमारा आसन्न भूत। ठीक है, आसन्न भूत, और सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। 6 प्रकार होते हैं। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा है। तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे वाक्य को, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, अब वाक्य की एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यह वाक्य क्या हो गया है, जो ये क्रिया है वह क्या होगी है, समाप्त होगी है। अब जहाँ पे क्रिया समाप्त हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्रिया चल रही होगी उसको क्या कहते हैं हम, वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ पे क्रिया होने वाली होगी उसको क्या कहते हैं हम, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई क्या है, एक क्रिया है, और वह क्या हो रही है, चल रही है। तो वह कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया अभी चल रही है। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, या मैंने पढ़ाई कर ली है, मतलब कि क्रिया मैंने ख़त्म कर ली है, अब मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ।
तो जहाँ पे क्रिया खत्म हो जाए तो वह कौन सा काल होता है, समाप्त हो जाए, भूतकाल। या मैं कहूँ मैं आधे घंटे बाद पढ़ाई करूँगा। अब माना कि मेरी पढ़ाई क्या होगी, शुरू होगी आधे घंटे बाद, मतलब क्रिया अभी हुई नहीं है, ना ही समाप्त हुई है, ना ही हो रही है, वह होगी आने वाले समय में, तो उसको कहते हैं हम भविष्यकाल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कालों के प्रकार। अब हमें इसमें जानना है भूतकाल के लिए। ठीक है, भूतकाल के मैंने बता दिए 6 प्रकार होते हैं। ठीक, तो इस वाक्य में जो है हमें भूत का प्रकार बताना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके भूत के सामान्य रूप से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भूत का प्रकार होता है वह होता है हमारा सामान्य भूत। कौन सा? सामान्य भूत। ठीक है, सामान्य भूतकाल इसको कहते हैं। सामान्य क्या होती है? बीते समय में कोई क्रिया कार्य समाप्ति का बोध कराए। ठीक है, यानी कि कोई कार्य हमारा समाप्त हो चुका है। जैसे मैं कहूँ कि रोहन खाना खाता था। रोहन खाना खाता था। ठीक है, खाना खाता था। या फिर मैं कहूँ मोहन स्कूल जाता था, या सीता गाना गाती थी। ये सब क्या है? हमारे सामान्य भूत है कि कोई जो है क्रिया है वह कार्य समाप्ति हो चुका है हमारा, कहाँ? बीते समय में। ठीक है, अब इसमें क्या है? हमारा बीते समय में कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है और वह बात गई, तो इसको क्या कहते हैं हम? सामान्य भूत। दूसरा होता है हमारा आसन्न भूत। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा? आसन्न भूत का। अब आसान भूत क्या होता है? जब क्रिया तत्काल या निकटतम भूत में समाप्त हुई हो। ठीक है, तत्काल में कोई क्रिया अगर समाप्त हुई है या निकटतम भूत में अभी अभी जस्ट समाप्त हो रही है, इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब कोई क्रिया जस्ट समाप्त हुई हो तो उसको क्या कहेंगे हम? आसन्न भूत कहेंगे। अब इस वाक्य में देखिए, मैं खाना खा चुका हूं। मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने कहा अरे मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, मतलब कि जस्ट मैं खाना खा के आया हूं, वह क्रिया मैंने समाप्त की है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं हम? आसन्न भूत कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक है, ये दूसरा प्रकार हो गया। फिर है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है हमारा पूर्ण भूत। ठीक है, पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। ठीक है, अभी तक हमारी जो क्रिया है वह क्या होगी? पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। ठीक है, उसकी समाप्ति का स्पष्ट बोध हो, वह क्या कहलाती है? हमारा पूर्ण भूत कहलाती है। नाम से ही क्लियर है। जैसे मैं कहूं वह स्कूल जा चुका, सॉरी है नहीं यहाँ पे, जा चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा क्रिया क्या है? पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, वह स्कूल पहुँच गया। ठीक है, मैं उसके घर गया और वह स्कूल जा चुका था तब तक, यानी कि वह क्रिया समाप्त हो चुकी थी। तो जहाँ पे भी इस तरीके से हमारा स्पष्ट बोध होगा क्रिया के समाप्त होने का, वह क्या होगा? हमारा पूर्ण बोध होगा। फिर आता है हमारा अगला प्रकार, चौथा, अपूर्ण भूत। ठीक है, अब अपूर्ण भूत क्या होता है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि कोई क्रिया क्या है? हमारा भूतकाल में हो रही थी। ठीक है, जहाँ पे भी इस चीज़ का आए वाक्य में कि कोई क्रिया जो है भूतकाल में हो रही है, भूत में क्या है? हो रही है क्रिया, हो रही थी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं कह रहा हूँ वह, जैसे हम पुराना जो उदाहरण दिया था उसी को आगे ले चलते हैं, वह स्कूल जा रहा था। ठीक, अब इसमें देखिए कोई क्रिया क्या हो रही थी? हमारा भूतकाल में चल रही थी। ठीक है, भूतकाल में क्या हो रही थी? क्रिया चल रही थी, तो यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई, तो इसी को क्या कहते हैं हम? अपना अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, फिर आता है हमारा पांचवा प्रकार। ठीक, तो पांचवा प्रकार क्या होता है? हमारा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है
कि किसी चीज़ का क्या होगा, यहाँ पे हमें संदेह होगा। तो जब क्या हो, भूतकाल में कोई क्रिया चल रही हो और उसके पूर्ण होने का ज्ञान नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे पिछला एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं, वह स्कूल गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, भूतकाल में होगा कहा, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये क्या है, हमारा भूतकाल है। ठीक, तो भूतकाल में कोई क्रिया चल रही होगी और उसके पूर्ण होने का हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, संदिग्ध। यहाँ पे संदेह है कि वह स्कूल गया होगा। अब वह स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसमें क्या है, संदेह है। ठीक है, या मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ वह पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं जब गया तब कोई व्यक्ति पढ़ रहा था, यानी कि वह पढ़ रहा था। अब मैं बाहर आया, मैंने कहा वह पढ़ रहा होगा। अब मैंने एक संदेह के तौर पे कहा कि जिस समय मैं गया था तब वह क्या पढ़ रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो वह पढ़ रहा होगा, यानी कि संदेह है कि वह पढ़ रहा होगा या फिर मेरे जाते ही उसने किताब बंद कर दी होगी। तो ये क्या है, एक संदिग्ध है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा छठवां प्रकार। तो छठवां प्रकार क्या है हमारा, हेतु मद भूत। ठीक है, हेतु मद भूत क्या होता है, जब भूतकाल में कोई क्रिया क्या हो, दूसरी क्रिया पे निर्भर हो। ठीक है, एक क्रिया का संपन्न होना। ठीक है, भूतकाल में कोई क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पे निर्भर हो, उसी को कहते हैं हम हेतु मद भूत। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वह स्कूल जाता तो कुछ सीख पाता। स्कूल जाता तो कुछ सीख पाता। ठीक है, अब इसमें उसका सीखना किस पर निर्भर है, स्कूल जाने पे। भूतकाल में अगर वह स्कूल जाता तो कुछ सीखता। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, हेतु मद भूत कहते हैं। जहाँ पे क्या हो, भूतकाल में कोई संपन्न क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करे, उसी को कहते हैं हम हेतु मद भूत। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि काश उस समय मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में होता। ठीक है, एक परफेक्ट उदाहरण है हेतु मद भूत का, ये हर कोई बच्चा बोलता है। ठीक है, कि क्या अगर काश उस समय मैंने अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया होता तो आज मैं भी नौकरी में होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे काश उस समय पुलिस के समय मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी उसकी तरह पुलिस ट्रेनिंग में होता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हेतु मद प्रकार है। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो ताकि आपको ये हेतु मद भूत का उपयोग करना कभी ना पड़े। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि हेतु मद भूत आपके कभी पल्ले ही ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नवा क्वेश्चन, जिसका सही आंसर क्या होगा, सी। और 6 प्रकार के हमने भूतकालों की यहाँ पे चर्चा भी की। फिर है अगला जो सवाल, वह है धाता में कौन सा पर्यायवाची होगा। तो धाता का जो पर्यायवाची होता है वह होता है विष्णु, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, बाय।